हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। और जैसा कि ऑलरेडी आपको मालूम है कि हम अभी अपने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीएड या बीएड स्पेशल या डीएलएड या आपका अगर आप बीएड नर्सरी को ऑप्ट कर रहे हैं एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए, तो आज का ये हमारा सेंटर स्टडी का पहला लेक्चर है, जिसमें आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के एक टॉपिक को कवर करेंगे। साथ ही साथ हम सिलेबस के बारे में भी जानेंगे कि आपको क्या क्या सिलेबस इस साल आपको पढ़ना है। तो फिलहाल सबसे पहले आपको स्लाइड पर विजिबल है हमारा सिलेबस, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें कवर करना होगा। साथ ही साथ कुछ और अगर टॉपिक्स ऐसे लगते हैं कि हाँ ऐड ऑन किए जाएंगे, तो वो टॉपिक्स भी हम आने वाली क्लासेस में उसको सिलेबस में ऐड ऑन कर लेंगे। सबसे पहला जो आज का टॉपिक हमारे रहने वाला है, क्या टॉपिक है? रोल ऑफ अ टीचर अकॉर्डिंग टू एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और साथ ही साथ उसी के अंदर हम पढ़ेंगे क्वालिटीज़ या इफ़ेक्टिव टीचर्स किसे कहते हैं, और इफ़ेक्टिव स्कूल्स कौन सा होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये टोटली आपका इसी के ऊपर लेक्चर रहने वाला है। कुछ हम PYQ भी सॉल्व करेंगे लास्ट में, जिसमें जामिया के अंदर कौन से PYQ पूछे गए हैं इस क्वालिटी इफ़ेक्टिव टीचर्स या रोल ऑफ अ टीचर के टॉपिक से। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो हमारा रहेगा एरर ऑफ लर्निंग्स रहेगा, यानी कि लर्निंग में क्या क्या एरर्स स्टूडेंट को आते हैं। फिर एजेंसीज किसे कहते हैं, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको आना भी चाहिए एज अ क्लासरूम मैनेजमेंट, एज अ टीचर क्लासरूम का मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं। SPR यानी कि स्कूल पेरेंट रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, ये सारे टॉपिक्स आप कवर करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। हर साल जामिया के बीएड डीएलएड कोई भी एजुकेशन का कोई भी आप एंट्रेंस दे रहे हो, चाहे बीएड स्पेशल चाहे नर्सरी, सब में इंक्लूसिव एजुकेशन का क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किसे कहते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। टीचिंग मेथड्स एंड उसके अप्रोचेस क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे आपके लिए। यानी कि कौन कौन से टीचिंग मेथड होते हैं जो आपको इस स्कूल के अंदर अपनी क्लास के अंदर अपनाने चाहिए। अच्छा, मेरा ना कैमरा आपके लिए ऑफ रहेगा, क्यों? बिकॉज मैंने पीछे रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है और वहाँ पर मेरा कैमरा ऑन है, तो एक ही कैमरा मैं ऑन कर सकता हूँ। तो ये वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो वहाँ का कैमरा मेरा ऑन है, इसलिए आपको मेरा फेस अभी विजिबल नहीं है। लेकिन आगे की क्लासेस में आपको, क्योंकि रिकॉर्डिंग हम सिर्फ विदाउट कैमरे के करेंगे, तो आपको वहाँ पर स्क्रीन के साथ साथ आपको फेस भी विजिबल होगा। फुल फॉर्म्स रिलेटेड टू एजुकेशन, यानी कि जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर अभी 12th क्लास में अपेयरिंग है, और वो CBSE के द्वारा जो आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं बोर्ड के, उसके अंदर अपियर है। तो CBSE की फुल फॉर्म क्या होती है, इस तरीके से रिलेटेड बहुत सारी फुल फॉर्म होती है जो एजुकेशन से रिलेटेड होती है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, ये कोर्ट्स आपका एजुकेशन से रिलेटेड क्या कोर्ट्स हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। कंस्ट्रक्टिविज्म किसे कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम किसे कहते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और एजुकेशनल कमिटीज़, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, या तो कोई कमेटी पूछ लेंगे या कोई आपसे ऐसा कोई कमेटी का ईयर पूछ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एंड एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और उसमें एजुकेशन का क्या रोल है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका NEP 2020 जो कि लेटेस्ट NEP है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आपके बीएड स्पेशल के स्टूडेंट के लिए ख़ास रहेगा, लेकिन ये सभी को पढ़ना है। लेकिन जो बीएड स्पेशल के स्टूडेंट हैं उनका ये क्वेश्चन आपसे उनसे ज़रूर पूछा जाता है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ से एक नई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पेरेंटिंग स्टाइल्स किसे कहते हैं, आपके पेरेंटिंग स्टाइल क्या क्या होते हैं, 2-3 टाइप के पेरेंटिंग स्टाइल्स है, उसमें बेस्ट कौन सा होता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम जानेंगे। एक मिनट, क्लास में कोई आया है, मैं उसको
चलिए, वेलकम बैक। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। और सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है हमारा, रोल ऑफ अ टीचर्स। एक टीचर्स की, एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो इसको हम दो तीन, मतलब एजुकेशन में कैसे कहेंगे, आपका साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या होता है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टीचर्स की भूमिका के बारे में, रोल के बारे में क्या बात करती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। ये रोल ऑफ अ टीचर्स क्या होता है। सबसे पहला रोल आपको स्क्रीन पर विजिबल है, टीचर एज अ फैसिलिटेटर। टीचर जो है एक फैसिलिटेटर का काम करता है, यानी कि एक मिनट, अगर किसी को कोई डाउट आता है, मैं एक चीज़ बता दूं, अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप कमेंट्स ना करके, क्वेश्चन आंसर क्लास के बाद होंगे। नियाज, आपका एक डाउट है कि सर क्वेश्चन तो उर्दू में होता है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि बाइलिंगुअल क्लास चले, हिंदी और इंग्लिश में क्लास चलेंगी। आपको ये देखना है कि आप उर्दू में मतलब उससे उर्दू में ट्रांसलेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन जहाँ हम कोशिश करेंगे कि जहाँ उर्दू में हम बता सकते हैं वहाँ हम बताने की कोशिश करेंगे आपके लिए, ये रहेगा। बाकी अगर कोई डाउट आता है तो मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊँगा अभी फ़िलहाल, तो आप क्या करें कि अगर कोई डाउट आता है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। चलिए, तो एज अ टीचर आपको फैसिलिटेटर बनना है। फैसिलिटेटर कौन होता है? जो क्या करेगा, लर्नर्स मेक्स लर्निंग सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड, यानी कि शिक्षण को बाल केंद्रित बनाएगा। हम शिक्षण को बाल केंद्रित बनाएंगे। बाल केंद्रित कौन होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे आगे आगे की क्लासेस में, और जानेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा, और ये इसका पूरा टॉपिक ही है जिसको हमें कवर करना ही है। इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या होता है, जैसे आप एज अ मेरी क्लास में अभी जुड़े हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन कब होगा क्लास का? जब आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछेंगे, कमेंट्स में कोई क्वेश्चन पूछेंगे या बोलकर कोई क्वेश्चन पूछेंगे। अगर कहीं डाउट आता है तो आप हमेशा साथ देंगे या पूछेंगे, ठीक है। जहाँ हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ तो वहाँ पर आप बिल्कुल उस चीज़ को सही कराएंगे, तो वो कहलाएगा आपका सक्रिय सहभागिता, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा क्लास में। अच्छा, क्या चीज़ के ऊपर फोकस किया जाएगा? अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, यानी कि समझ के ऊपर फोकस किया जाएगा, ना कि रॉट लर्निंग पे। इसको तो बिल्कुल डिनाई किया गया है, रटने के ऊपर, रट्टा लगाने के ऊपर बिल्कुल भी मना किया गया है। अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हमें फोकस करना है, और ये फोकस जो होगा, जब अंडरस्टैंडिंग होगी तो बच्चा ऑटोमेटिकली उस चीज़ को लर्न कर लेगा। हमें अपनी क्लास को इंटरेक्टिव क्लासरूम बनाना है, सहभागिता, यानी कि इंटरेक्टिव क्लासरूम का मतलब यह है कि हर एक का पार्टिसिपेशन क्लास में रहेगा। और जब इंटरेक्टिव क्लासरूम होगी तो ये कैसी क्लासरूम होगी आपकी? टीचर एज अ फैसिलिटेटर वहाँ पर काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पेपर में पूछा भी गया है, ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा भी गया है। क्या पूछा गया है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का हमें ख़ास ख्याल रखना होगा। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसे कहते हैं, तो आइए जानते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसे कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, रिकॉग्नाइज यूनिक एबिलिटीज़ ऑफ ईच लर्नर, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी की, हर एक स्टूडेंट की अलग अलग क्षमता होती है, अलग अलग एबिलिटीज़ होती है, कैपेबिलिटीज़ होती है। उनको हमें जानना है, हमें पहचानना है, और उसके अकॉर्डिंग हमको अपने टीचिंग मेथड्स को अडेप्ट करना है। उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी जो भी शिक्षण विधियाँ हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अडेप्ट करना है उनको। अब क्या क्या टीचिंग मेथड्स हो सकते हैं वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लर्निंग पेस। लर्निंग पेस किसे कहते हैं? सीखने की गति। अब सीखने की गति हर स्टूडेंट की अलग अलग होती है। जैसे कोई स्टूडेंट क्या है कि एक बार उसको कोई टॉपिक पढ़ाया तो वो सीख जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जिनका लर्निंग पेस थोड़ा स्लो होता है, और वो सीखने में एक बार के बजाय 2 बार या 3 बार उस चीज़ को पढ़ेंगे या सुनेंगे, तब जाके उनका समझ आएगा, तब जाके उनकी अंडरस्टैंडिंग उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बनती है। तो हमें लर्निंग पेस के ऊपर भी ख़ास ख्याल रखना होगा। और साथ ही साथ और किस चीज़ में हमें अपना
देना है, इंश्योर इंक्लूसिव लर्निंग। अब इंक्लूसिव लर्निंग, इंक्लूसिव क्लासरूम का एक टॉपिक ही पूरा है समावेशी शिक्षण का, उसके बारे में इसके रिगार्डिंग हम उसमें और ज़्यादा जिक्र करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के तौर पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पर देता रहूँगा। इंक्लूसिव लर्निंग वो लर्निंग है इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर, यानी कि जहाँ पर सभी स्टूडेंट को एक साथ मिलकर पढ़ाया जाएगा, चाहे वो गर्ल हो, चाहे बॉयज़ हो, चाहे वो कोई डिसेबिलिटी, कोई ऐसा स्लो लर्नर ही क्यों ना हो, या कोई ऐसा डिसेबल्ड बच्चा क्यों ना हो, तो सबको साथ में जब लेके पढ़ाएंगे उसको हम कहेंगे इंक्लूसिव लर्निंग, और उस क्लासरूम को कहते हैं हम इंक्लूसिव क्लासरूम। तो ये सारे के सारे आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस है जो कि हमें एज अ टीचर, रोल ऑफ अ टीचर के तौर पे हमें अपनी क्लास के अंदर ख़ास तौर पर ध्यान देने हैं। अच्छा, टीचर एज अ मोटिवेटर, टीचर एज अ मोटिवेटर क्या होता है? टीचर जो है एक मोटिवेटर के तौर पे काम करेगा। अब मोटिवेटर किसे कहते हैं? जो क्या करेगा, स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा, अपने स्टूडेंट के अंदर आत्मविश्वास को डेवलप करेगा, वो स्टूडेंट मोटिवेट कहलाएगा, यानी कि मोटिवेटर कहलाएगा, जो क्यूरियोसिटी डेवलप करे। अब क्यूरियोसिटी किसे कहते हैं? जिज्ञासा। स्टूडेंट के अंदर अलग अलग क्यूरियोसिटी होती है। जैसे कोई टॉपिक स्टूडेंट ने पढ़ा, एग्जाम्पल के तौर पे आपने लाइट्स के बारे में पढ़ा, लाइट आपने 9th-10th क्लास में लाइट के बारे में पढ़ते हैं, प्रकाश के बारे में। तो अब लाइट कैसे आई, उसके क्या इम्पैक्ट आए, लाइट से हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सारे के सारे आप स्टूडेंट के अंदर जब आप मोटिवेट करेंगे स्टूडेंट को, तो उसके अंदर उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागेगी, जिज्ञासा जागेगी, जिससे स्टूडेंट क्या होंगे, इनकरेज होंगे अपनी क्लासरूम में एज अ पार्टिसिपेशन के भी, और ड्यूरिंग द क्लास वो आपसे क्वेश्चन भी पुट अप करेंगे। साथ ही साथ हमें जो स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछता है, हमें उसको रीइंफोर्समेंट करना है, यानी कि प्रोत्साहन करना है, और साथ ही साथ उसको सराहना भी करनी है। चाहे वो गलत ही क्वेश्चन क्यों ना हो, हमें उसको डिस्करेज नहीं करना है। डिस्करेज का मतलब यह है हमें उसको नकारना नहीं है, उसको हमेशा अप्रिसिएशन देना है, जिससे क्या होगा, उसकी क्यूरियोसिटी हमेशा डेवलप रहेगी, हमेशा बरकरार रहेगी, और साथ ही साथ उसको प्रोत्साहन भी मिलेगा कि हाँ कोई बात नहीं, क्वेश्चन गलत पूछा था लेकिन उससे कोई मसला नहीं है, हाँ, लेकिन पूछेगा वो, आगे चल के क्लासरूम में अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। दोस्तों, साथ ही साथ अगला जो पॉइंट्स आपका, डेवलप इंटरेस्ट इन लर्निंग। और जब आप क्लासरूम के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप कर देंगे, बच्चों को प्रोत्साहन देंगे, अप्रिसिएशन देंगे, तो उसी में आपके जो स्टूडेंट होगा वो लर्निंग में भी इंटरेस्ट दिखाएगा। वेट, एक कमेंट आया है शायद, नो, स्टूडेंट थे, चलिए, बीच बीच में जब आते हैं तो थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। साइकोलॉजिकल रोल। अब साइकोलॉजिकल रोल किसे कहेंगे, ये इंपॉर्टेंट, आपका साइकोलॉजिकल रोल किसे कहेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना। चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है? बाल मनोविज्ञान, और इसके बारे में हम और जिक्र करेंगे आने वाली क्लासेस में कि चाइल्ड साइकोलॉजी को हम कैसे समझ पाएंगे। इमोशनल डेवलपमेंट, एज अ टीचर आपको इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि सपोर्ट करना है, भावनात्मक विकास को। एक स्टूडेंट कैसे इमोशनल हो सकता है, कहाँ कहाँ पर उसको नीड हो सकती है, उससे रिलेटेड आपको इमोशनल डेवलपमेंट स्टूडेंट के लिए दिखाना पड़ेगा। इमोशनली उससे अटैच रहना पड़ेगा, ताकि बच्चा भी आपके लिए इमोशनली आपके साथ अटैच रहे। साथ ही साथ आपका मेंटेन पॉजिटिव क्लासरूम। तो क्लासरूम कैसा होना चाहिए आपका? पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव क्लासरूम नहीं होना चाहिए। अब पॉजिटिव क्लासरूम कैसा होना चाहिए, जो कि हमें भी पीछे जिक्र करके आए कि हम क्यूरियोसिटी को डेवलप करें, क्वेश्चन पूछने को वेलकम करें, इनकरेज करें, डाइवर्स लर्नर हो, और साथ ही साथ मल्टीलिंग्वलिज्म हो। मल्टीलिंग्वलिज्म किसे कहते हैं? ऐसी क्लासरूम जिसमें मतलब मल्टीपल भाषा का उपयोग किया जा सके, क्योंकि आप जैसे कि ऑलरेडी आप मालूम है कि इंडिया में अलग अलग कल्चर के, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, और स्कूल के अंदर भी आपको अलग अलग भाषा के स्टूडेंट काफ़ी मिल जाएंगे। तो आपको मल्टीलिंग्वलिज्म कोशिश करना है कि जितना मल्टीलिंग्वलिज्म आप अपनी क्लास में
इस्तेमाल करेंगे उतना आपके क्लास में पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहेगा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट अलग अलग भाषा में आते हैं उनके लिए आपको उनके लिए क्या होगा, क्यूरियोसिटी डेवलप भी होगी। अब कभी क्या होता है कि आप मान के बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं कि जो कि स्ट्रिक्टनेस कर देते हैं कि भाई आपको इंग्लिश में ही टोटली फोकस करना है, इंग्लिश में ही बोलना है। तो वो क्या है, वहाँ पर बच्चों का जो क्वेश्चन, अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो वो क्वेश्चन पूछने में थोड़ा सा हिचकिचाएगा, यानी कि डिस्करेज होगा। तो इस तरीके से हमें अपनी क्लासेस को नहीं रखना है। गाइड बिहेवियर फॉर्मेशन, व्यवहार निर्माण करना है हमें, बिहेवियर उनका अच्छा करना है कि किस तरीके से हम उनको गाइड कर पाएँ, एज अ उनके बिहेवियर को किस तरीके से हम गाइड कर पाएँ। तो ये क्या है, आपका साइकोलॉजिकल रोल है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? क्रिटिकल थिंकिंग वही जिसमें आप क्वेश्चन पूछने को इनकरेज करें, जो कि मैंने अभी पीछे डिस्कस कर दिया। कुछ पॉइंट्स आपको बार बार यहाँ पे नजर आएंगे क्योंकि वो अलग अलग पॉइंट्स में इंक्लूड होते रहेंगे, लेकिन उसको हमें दोबारा से पढ़ना होगा। क्रिटिकल डेवलपमेंट स्टूडेंट का कब होगा? जब आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे और जब स्टूडेंट इनकरेज होगा क्वेश्चन पूछने के, तो उसके बारे में कोई भी टॉपिक हुआ उसके बारे में स्टूडेंट क्रिटिक्स के थ्रू, यानी कि उसके बारे में सोच विचार करेगा कि हाँ ये ऐसा क्यों हुआ। रीजनिंग एबिलिटी यानी कि तर्क शक्ति को हम बढ़ावा देंगे, डेवलप करेंगे, विकसित करने का प्रयास करेंगे एज अ टीचर। तो ये टीचर का काम है कि स्टूडेंट की रीजनिंग एबिलिटी को बढ़ाए। और रीजनिंग एबिलिटी तब बढ़ती है जब क्लास में आप सभी को डेमोक्रेटिक क्लास आप बनाएं। डेमोक्रेटिक क्लास कौन सी होती है? जिसमें सभी को बोलने का अधिकार हो। साथ ही साथ आपको क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, समस्या का समाधान। जो भी आपके पास समस्या आ रही है, कोई आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसको आपको स्टूडेंट के साथ मिल के ढूंढना है। आपको अकेले एज अ टीचर आपको नहीं ढूंढना है, आपको एज अ फैसिलिटेटर आपको बच्चों के साथ मिलके उस सॉल्यूशन का, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करना है, ताकि बच्चे उस सॉल्यूशन का, उस जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन खुद ढूंढे। तो उसको थोड़ा सा बस आपको इनकरेज करना है ताकि उस सॉल्यूशन तक बच्चे आसानी से पहुंच जाए। और बच्चों को अपनी रियल लाइफ यानी कि वास्तविक जीवन के लिए भी तैयार करना है। ये आपका साइकोलॉजिकल रोल है, आपका टीचर का एक रोल है कि उनको एक बेटर सिटीजनशिप, एज अ बेटर सिटीजन बनाए किनको, स्टूडेंट को। अब यहाँ पर आपका नया टॉपिक आया, यानी कि रोल अकॉर्डिंग टू एनईपी। टीचर के अकॉर्डिंग, यानी कि टीचर जो है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग क्या रोल है एनईपी के द्वारा। तो एनईपी ने क्या कहा है? एनईपी ने कहा है दोस्तों कि टीचर जो है मेंटर है, नॉट इंस्ट्रक्टर। अब इंस्ट्रक्टर क्या होता है? इंस्ट्रक्टर वो है जो किसी भी चीज़ को बस इंस्ट्रक्ट कर दे कि हाँ, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट करना है आपको, एक केमिस्ट्री में एक लैब होती है, केमिस्ट्री लैब होती है, आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे मान के चलिए आपको सॉल्ट एनालिसिस करना है। अगर आपको मालूम है सॉल्ट एनालिसिस क्या होता है, कि एसिड बेस को आपस में मिलाते हैं तो वहाँ पर सॉल्ट बनता है, तो वो करना है। तो टीचर का काम मेंटर का है, मेंटरशिप का है, वहाँ पर पूरी नज़र रखना है, मार्गदर्शन करना है उनको। अब टीचर मोस्टली टाइम क्या देखा गया है कि टीचर क्या करता है, इंस्ट्रक्टर का काम करता है कि हाँ आपको सबसे पहले एसिड लेना है, बेस लेना है और इस तरीके से मिलाना है, इस तरीके से करना है। तो वहाँ पर इंस्ट्रक्टर का काम करता है, जो कि सरासर अपने आप में गलत है। टीचर को मेंटर की तरह काम करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्टर की तरह काम नहीं करना होगा। इंस्ट्रक्शन नहीं देने, मेंटरशिप करनी है। साथ ही साथ आपको समग्र विकास पर जोर देना है, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब होलिस्टिक डेवलपमेंट में ऑल राउंड डेवलपमेंट आ जाएगा, जिसमें आपकी क्या क्या चीज़ें होंगी। स्किल्स के ऊपर फोकस रहेगा, वैल्यूज़ आपकी यानी कि मोरल वैल्यूज़ के ऊपर आपकी चीज़ें रहेगी, और इंटीग्रेट करेंगे हम नॉलेज को रियल लाइफ से। यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया, रियल लाइफ से इंटीग्रेट करेंगे हम नॉलेज को रियल लाइफ से। तो रियल लाइफ में उस टॉपिक का, उस एजुकेशन का जो आप पढ़ा रहे हैं क्या रोल है, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। स्किल्स डेवलप करेंगे, क्या क्या आपकी कौशल उसके अंदर। अभी आपने देखा होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है, वैल्यूज़ एजुकेशन की बात की गई है। तो वहाँ पर हम और जिक्र करेंगे इसका कि स्किल डेवलपमेंट के अंदर अभी बहुत सारे स्कूल्स के अंदर
अलग अलग ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। जैसे बच्चों की स्किल्स डेवलप करने के लिए बहुत सारी गर्ल्स को सिलाई बुनाई के लिए कोई स्कूल में बुलाया जा सकता है या किसी ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जा सकता है। इसी तरीके से ये सिर्फ गर्ल्स के नहीं, बॉयज़ को भी भेजा जा सकता है। और भी जैसे आसपास के जो हमारे काम करने वाले होते हैं, काम करने इन द सेंस जो भी आसपास स्किल्स आपके पास डेवलप हो रही है स्कूल में, तो वहाँ पर उन स्किल्स को स्कूल के अंदर भी डेवलप करना, उन स्टूडेंट के अंदर डेवलप करने के ऊपर जोर दिया जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। साथ ही साथ लर्नर सेंटर होना चाहिए एजुकेशन, यानी कि शिक्षा, आपकी जो एजुकेशन होनी चाहिए वो शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट लर्नर होनी चाहिए, शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए, स्टूडेंट के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। पहले क्या होता था कि जो आपकी लर्नर सेंटर ना होकर ये क्या होती थी, टीचर सेंटर्ड। टीचर ही अपना आप को सेंटर्ड में रखता था और वही अपनी क्लास में एज अ इंस्ट्रक्टर की तरह काम करता था, फैसिलिटेटर की तरह काम नहीं करता था, और क्लास उसके इर्द गिर्द घूमती थी। वो जिस तरीके से पढ़ाता था उसी तरीके से बच्चे पढ़ते थे। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इसको बिल्कुल पूरी तरह डिनाई किया और उन्होंने कहा कि नहीं, आपको क्या बनाना है, लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन बनाना है। लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन वो होगा जिससे बच्चे खुद करके सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, जो कि हम अभी आगे भी पढ़ेंगे। लर्निंग अब यहाँ पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब यही है जो हम अभी पढ़ रहे थे, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच। लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच क्या होती है, किसने दी थी? तो ये लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट एक हमारे फिलोसोफर थे आपके जॉन डुई, उन्होंने दिया था। इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी, क्योंकि मैंने आपको जिक्र कर दिया है सिलेबस में पहले ही कि हम बहुत सारे कोर्स अब पढ़ेंगे। तो लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट आपका करके सीखने का, कि बच्चा खुद करके सीखेगा। अब क्या करके सीखेगा? कोई भी एक्सपेरिमेंट है, कोई भी मैथमेटिक्स का कोई सॉल्यूशन है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो बच्चा खुद कर सकता है वो खुद करेगा, तभी बच्चा खुद करके उस स्टूडेंट वो इजीली वहाँ पर उसकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि वो खुद करे। स्टूडेंट की अप्रोच खुद करने की होगी और टीचर की अप्रोच वहाँ पर उसको गाइड करने की होगी। साथ ही साथ आपकी एक्टिविटी बेस्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड होती है। जैसे कि आपको मालूम ही है, आप 12th क्लास में जो स्टूडेंट यहाँ पर अभी डीएलएड के लिए जुड़े हैं उनको प्रोजेक्ट दिए गए। अब ये प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं कि आप कहीं से कॉपी पेस्ट मारें और लिखकर वहाँ पर आप प्रोजेक्ट को सबमिट कर दें। प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि आप उसके बारे में थोड़ा सा, जो भी आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है तो उसके बारे में आप थोड़ा स्टडी करें और नॉलेज गेन करें, फिर देन आप गूगल से उसको सोर्स अपने लफ्ज़ों में, अपने लैंग्वेज में उसको आप आसानी से उसको अपनी भाषा में लिख सकें। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, यानी कि गतिविधि आधारित। गतिविधि आधारित क्या होनी चाहिए? आपको अपनी क्लासरूम में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अपनानी है। क्लासरूम को आउटसाइड वर्ल्ड से जोड़ना है। आउटसाइड वर्ल्ड क्या है कि हाँ भाई, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ाया, उससे उस टॉपिक का बाहरी इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है, तो उसको हम एक्टिविटी बेस्ड, जैसे एग्जांपल के तौर पर छोटे बच्चों को जो प्राइमरी एजुकेशन होते हैं उनको हम ईवीएस का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। आपको मालूम होगा इन्वायरमेंटल साइंस। तो इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स, कई 6 थीम्स के ऊपर ये घूमता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको फूड पढ़ाना है, तो फूड अब कहाँ कहाँ से डेवलप होता है उसको हम क्या कर सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में क्या हो सकता है, जो स्कूल के जो गार्डन होते हैं वहाँ पर अगर कोई ऐसा फूड अवेलेबल है या कोई फ्लावर्स अवेलेबल है तो हम उनको वहाँ पर लेके जाएंगे, उनको दिखाएंगे और वहाँ बताएंगे नहीं, बच्चा खुद कर पहले सीखेगा और उनसे फिर पूछेंगे कि हाँ भाई आपने क्या सीखा। तो ये होती है आपकी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। साथ ही साथ जो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, मैथमेटिक्स में भी होते हैं, आपके सोशल साइंस में भी। आप क्या कहते हैं, मैप्स को आप अपने क्लासरूम में दिखाते हो, तो वो मैप्स क्या है, आप क्लासरूम में बताने के बजाय आपको दिखाओ और एनालाइज करने के लिए कहो एज अ टीचर। कनेक्ट थ्योरी विद प्रैक्टिस। जब आप कोई चीज़ को पढ़ाते हैं तो जैसे कि एनसीईआरटी आपके पास है, एनसीईआरटी में आपके पास थ्योरी दी गई है, उसके बाद उनके प्रैक्टिस यानी कि उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कनेक्ट थ्योरी विद प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आपको जो थ्योरी आप पढ़ा रहे हैं उनको किस तरीके से रियल लाइफ में, प्रैक्टिस में आप जोड़ पाएँ, ये मतलब है इसका।
इम्प्रूव रिटेंशंस, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, दीर्घकालिक स्मृति विकसित करता है। मतलब क्या है इसका? रिटेंशन का मतलब ये है कि जो भी आप नॉलेज दें स्टूडेंट को, इस तरीके से नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चा सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित ना रहे। अगर वो उससे 10 साल बाद भी, 5 साल बाद भी, 2 साल बाद भी पूछा जाता है कि हाँ आपने ये क्या, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, तो वो उस चीज़ को रिटेन कर पाए, उस चीज़ को स्टूडेंट रिकॉल कर पाए। तो ये होता है एज अ टीचर कि आप इस तरीके से क्लासरूम अपनी बनाएंगे जिससे स्टूडेंट को क्या होगा, रिटेंशन, क्लास उसकी इम्प्रूव होगी, उसकी रिटेंशन, ताकि वो उस नॉलेज का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में, रियल लाइफ में कर पाएँ। स्किल डेवलपमेंट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टीचर के तौर पे ये कहती है कि आपको एज अ टीचर स्किल डेवलपमेंट भी करना है, और जो कि आपको मालूम ही है कि 21st सेंचुरी, जो अभी 21वीं सदी चल रही है, आपकी स्किल्स की सेंचुरी है। अब ये कौन सी स्किल्स की सेंचुरी है, इसके बारे में भी आगे आएगा। इसमें हम क्या करेंगे, क्रिएटिव एंड इनोवेशंस, रचनात्मक और नवाचार, क्रिएटिविटी हम डेवलप करेंगे स्टूडेंट के अंदर, और नई नई चीज़ें इनोवेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ऑलरेडी आपको मालूम है, अभी हमारा AI समिट हुआ है, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है, और उसके अंदर नई नई चीज़ें, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को हमने क्या किया, बढ़ावा दिया है। और उस बढ़ावे में आपने देखा होगा कि बाहरी देश से भी काफ़ी सारे लोग आए थे। तो ये जो AI समिट जो हुआ है, ये क्यों हुआ है? ताकि हम स्किल्स को डेवलप कर पाएँ, जो भी क्रिएटिविटी है, इनोवेशन जो है, नवाचार जो है, जो आप डेवलप कर पाएँ, इनोवेट कर पाएँ, स्टूडेंट के जो आइडियाज़ है उसको हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो इसके लिए AI समिट भी हुआ है, और स्कूल्स के अंदर भी इस तरीके के आपने देखा होगा मॉडल्स बनाए जाते हैं, और मॉडल कंपटीशन होते हैं। तो वो वहाँ पर क्रिएटिविटी को ही इन्हांस करने के लिए वहाँ कहा जाता है, इनोवेशंस को इन्हांस करने के लिए वहाँ कहा जाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन स्किल्स को, यानी कि संप्रेषण को और सहयोग स्किल्स को हमें डेवलप करना है। अब कम्युनिकेशंस क्या है? एज अ टीचर एक आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आपकी ये जिम्मेदारी भी है कि एज अ टीचर्स आपको स्टूडेंट के अंदर कम्युनिकेशन है कि संप्रेषण स्किल्स को डेवलप करना है। और साथ ही साथ कोलैबोरेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोलैबोरेशन के अंदर क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा, हम कोई एक्टिविटी कराते हैं तो उनको, बच्चों को क्या है कि हम अलग अलग ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं, जिससे क्या होता है, उनको आपस में सहयोग आपस में मिलेगा, और उनके अंदर कोलैबोरेशन की स्किल्स को हम डेवलप करने के लिए उनको आपस में हम बांटते हैं। ये मेन मकसद होता है ग्रुप्स के अंदर कोई एक्टिविटी को कराने का। साथ ही साथ हम पढ़ाते हैं इसलिए ताकि कोई हम अपने लिए रोज़गार स्किल्स डेवलप कर पाएँ। तो ये तो ऑलरेडी आपको मालूम ही होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि आपको अपनी क्लासरूम को टेक्नोलॉजी के अंदर इन्हांस करना है। अब वो टेक्नोलॉजी कौन सी होती है? तो 21st सेंचुरी जो चल रही है वो ICT की सेंचुरी, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपको अपनी क्लासरूम के अंदर क्या करनी है, दिखानी है। तकनीक का इस्तेमाल करना है, आपको इंटीग्रेट करना है ICT का, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का आपको अपनी क्लासरूम के अंदर इस्तेमाल करना है। अब ये ICT का यूज़ कैसे कैसे आप कर पाएंगे? आप डिजिटल रिसोर्स आप इस्तेमाल कर पाएंगे। डिजिटल रिसोर्स क्या हो सकता है? आप कोई लैपटॉप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कूल्स में बड़ी बड़ी LED होती है, प्राइवेट स्कूल्स में होती है, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बहुत सारे स्कूल्स में होती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप कोई ऐसी एक्सपेरिमेंट जो आप नहीं कर सकते हैं वो आप दिखा सकते हैं। तो ये ICT का इस्तेमाल हुआ आपके क्लासरूम में। अच्छा, ऑनलाइन लर्निंग को भी आप प्रमोट करेंगे, ये भी आपका एक तरीके से टीचर का काम है। बहुत सारे स्कूल्स के अंदर क्या होता है कि आपने देखा होगा, एक आपने सुना होगा स्वयं के बारे में, अगर नहीं सुना तो आप उसको सर्च करना। यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग क्लासरूम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर अवेलेबल होते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, अगर किसी स्टूडेंट को कोई टॉपिक समझने में किसी
चीज़ को समझने में मुश्किल है तो वो इस प्लेटफॉर्म पर जाएगा और वहाँ पर उस चीज़ को ऑनलाइन सीख भी लेगा। डिजिटल सिटीजनशिप हमें बनाना है। डिजिटल सिटीजनशिप वही जिसमें हम सारी चीज़ों को डिजिटलाइज कर पाएँ। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसके बारे में मैंने कहा भी था कि हम इसको आगे पढ़ेंगे भी। अब इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए। अब यहाँ पर सभी टाइप के आगे आपका PWD स्टूडेंट आगे, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी स्टूडेंट आगे, साथ ही साथ कोई लर्निंग डिसेबिलिटी जिस स्टूडेंट को है वो भी आ जाएंगे। अगर कोई विजुअल इम्पेयर्ड है स्टूडेंट है जिसको कम दिखता है, यानी कि कंप्लीट नहीं, उसकी थोड़ी आंखें वीक है, उन स्टूडेंट को भी हम अपनी क्लासरूम में रखेंगे। और साथ ही साथ 2 स्टूडेंट और हैं, एक है स्लो लर्नर। आपने इसके बारे में अगर नहीं सुना तो अभी सुन। एक स्लो लर्नर और एक होते हैं फास्ट लर्नर। तो स्लो लर्नर को भी अपनी क्लास में आप रखेंगे, और जब ये सारे स्टूडेंट आपस में रहेंगे तो हम इनकी एजुकेशन को डाइवर्स करेंगे, यानी कि विविध करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ताकि डाइवर्स लर्नर ये आपस में बने। और डाइवर्स लर्नर का मतलब ये होगा कि डाइवर्जिंग, जब कोई क्लासरूम हमारी डाइवर्स होती है तो उसमें अलग अलग थॉट, अलग अलग स्किल्स, अलग अलग विचार अपनी क्लासरूम में अलग अलग स्टूडेंट्स हमें मिलते हैं। यहाँ पर है कि इक्विटी और इक्वालिटी, समानता और न्याय यानी कि समता, दोनों के अंदर यहाँ पर हमें इंश्योर करना है कि सभी को इक्विटी भी मिले और इक्वालिटी भी मिले, समता भी मिले और बराबरी भी मिले, समानता भी मिले। यहाँ पर न्याय शायद गलत हो गया है। रिमूव लर्निंग बैरियर्स, सीखने की बाधाएं को हमें दूर करना है। अब वो बाधाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? वो बाधाएं हो सकती है आपकी क्लासरूम के अंदर कोई डिस्ट्रैक्शन है, कोई ऐसी चीज़ है, क्लासरूम ऐसी जगह पर बनाया गया है जहाँ पर स्टूडेंट का फोकस क्लासरूम से ना हटकर ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पर उनको बैरियर हो रहा है, यानी कि क्लासरूम से डाइवर्स हटा रहा है उनको क्लासरूम से। जैसे बहुत जगह क्या होता है कि क्लासरूम इस तरीके से डिज़ाइन कर दी जाती है कि बाहर से बहुत ज़्यादा शोर आता है, तो वो क्या होगा, वो बैरियर की तरह काम करेगा। तो क्लासरूम को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि बाहर की वॉइस कम आए, और साथ ही साथ ऐसी क्लासरूम होनी चाहिए। आपने एक नाम सुना होगा, बाला, अगर नहीं सुना तो मैं इसकी फुल फॉर्म आपको बता दूं, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। इसका मतलब होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। क्या मतलब होता है इसका? कि हमें अपनी क्लासरूम को इस तरीके से डिज़ाइन करना होता है कि जो आपकी बिल्डिंग है उसको हम लर्निंग एड के रूप में काम कर देख पाएँ। आपने देखा हुआ प्राइमरी एजुकेशन जो होती है, वहाँ पर जो प्राइमरी क्लासरूम है, जैसे ये क्लासरूम है आपका, तो यहाँ पर ये जो वॉल है, यहाँ पर ये जो वॉल है, यहाँ पर इस तरीके से क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर मान के चलिए स्टूडेंट बैठे हैं तो इन वॉल्स पर ना कुछ पिक्चर्स बना दी जाती है, या कोई टेबल्स लिख दी जाती है, या कोई मैप्स ड्रॉ कर दिया जाता है। यानी कि जो आपकी क्लासरूम है उसी को हम एज अ लर्निंग एड के रूप में देखते हैं। तो ये आपकी एक बेस्ट क्लासरूम के रूप में हम देख सकते हैं। कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा, जिसमें लाइफ लॉन्ग लर्नर हम बनाएंगे, शिक्षण आजीवन शिक्षार्थी हम बनाएंगे, और साथ ही साथ ट्रेंड वर्कशॉप हम कराएंगे। अभी देखा होगा आपने स्कूल के अंदर बहुत सारी वर्कशॉप होती है, बहुत सारी ट्रेनिंग अभी स्टार्ट हुई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने के बाद। जो मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, जैसे बाहर जाकर आप सिलाई सीख पाएँ या कोई बढ़ाई का काम सीख पाएँ, कुछ भी, मतलब कोई भी आप ऐसी ट्रेनिंग जो टीचर एक स्कूल आपको करा सकता है तो वो कराएगा स्कूल। अपडेट नॉलेज कैसी हो, अपडेट हो, और पैडागोजी का आपको ध्यान रखना हो। पैडागोजी ध्यान किसे कहेंगे वो भी आगे हम और जिक्र करेंगे। साथ ही साथ इफेक्टिव हो, क्लास आपकी कैसी हो दोस्तों, इफेक्टिव क्लासरूम हो, आपकी वन साइडेड क्लासेस ना हो। और नेक्स्ट है आपका वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्या होगा, जिसमें आप प्रमोट करेंगे एथिक्स को, वैल्यूज़ को, नैतिक मूल्यों को और विकास को, मॉरल वैल्यूज़ को आप अपनी क्लास में, कि हाँ भाई एज अ सिटीज़न आपको कैसा होना है, आपको एथिक्स कैसे होने चाहिए, नैतिक मूल्य आपको कैसे होने चाहिए। और ये स्टूडेंट को बताना नहीं है, ये टीचर को करके दिखाना है। बिल्ड रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न। जब स्टूडेंट वैल्यू एजुकेशन सीखेगा तो डेफिनेटली वो अच्छा सिटीज़न, जिम्मेदार नागरिक बनेगा।
एम्पैथी डेवलप करनी है स्टूडेंट के अंदर, और रेस्पेक्ट डेवलप करनी है, सहानुभूति और सम्मान। हर स्टूडेंट के लिए एक टीचर को एम्पैथी, सहानुभूति, अब सहानुभूति किसे कहते हैं इसके बारे में ऑलरेडी आपको मालूम होगा। सहानुभूति का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब आप किसी के दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझ लेते हैं तो वो कहलाता है आपका कोई भावनाओं को, दर्द को अपना समझ लेंगे तो आपको वो कहलाएगा सहानुभूति, एम्पैथी। और साथ ही साथ आप रेस्पेक्ट, आप हर किसी के लिए रेस्पेक्ट रखेंगे। स्ट्रेंथ, कैरेक्टर, आपकी जो कैरेक्टर्स है वो आपको स्ट्रेंथ करना है। असेसमेंट रोल क्या होगा? कॉन्टीन्यूस वैल्यूएशन करना, आपको सतत मूल्यांकन करना एज ए टीचर, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग, फोर से आप समझ जाएंगे कि फॉर्मेटिव की बात की गई है। अब फॉर्मेटिंग आपने एक सुना होगा कि स्कूल में FA होंगे, FA1, FA2, FA3, FA4, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, यानी कि आपका सतत मूल्यांकन हो रहा है, कॉन्टीन्यूस वैल्यूएशन हो रहा है। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका ड्यूरिंग द क्लास होता है। ड्यूरिंग द क्लास ज़रूरी नहीं है कि आपका टेस्ट लेके ही आपका FA लिया जाए। आपको क्लासरूम में किस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपनी क्लासरूम में अपनी क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, तो ये भी आपका एक तरीके से फॉर्मेटिव असेसमेंट के तौर पे काम करेगा। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, रचनात्मक फीडबैक आपको देना है, और एज अ टीचर आपको एग्ज़ाम स्ट्रेस को कम करना है, परीक्षा में दबाव को कम करना है। तो ये आपका टीचर का रोल होता है। कंक्लूजन में दोस्तों हमारा यही है कि टीचर फैसिलिटेटर है, मेंटर है और साइकोलॉजिस्ट है। साथ ही साथ हमें सेंट्रल एजुकेशन सिस्टम को, यानी कि हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी इम्प्लीमेंट करना है और नेशनल बिल्डर को बनाना है। अब नेशनल बिल्डर के लिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा और आएगा, थोड़ी क्लास 10-15 मिनट और जाएगी, तो आप स्टे कनेक्टेड रहें। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका हमारा रहने वाला है क्वालिटी, या इफ़ेक्टिव टीचर्स किसे कहेंगे और इफ़ेक्टिव स्कूल्स किसे कहेंगे। उससे पहले अगर किसी का कोई डाउट है अभी तक तो वो मुझसे भी पूछ सकता है। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना माइक ऑन करके भी कोई कमेंट्स या कोई डाउट आपसे आप पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं हो। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये क्लासेस जो हमारी चलेंगी ये कभी आपकी स्लाइड पर होगी, कभी आपकी टाइपिंग यानी कि रिटर्न फॉर्म में भी लिखकर क्लासेस होंगी, या कभी कभी ऐसा हो सकता है PDF फॉर्मेट में भी आपकी क्लासेस होंगी। उन सब का मटेरियल आपको टेलीग्राम पर हम अवेलेबल कर देंगे आपका। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रभावी शिक्षण किसे कहते हैं और प्रभावी विद्यालय कौन कौन से हैं इसके बारे में जानेंगे। तो वाइटल रोल क्या है? नेशन बिल्डिंग, जो कि मैंने अभी जिक्र किया। इफेक्टिव टीचर स्कूल इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि प्रभावी शिक्षक का जो आपका इफेक्टिव टीचर्स कौन होता है? जो कि इंश्योर करता हो, क्या इंश्योर करता हो? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन अपनी क्लासरूम में इंश्योर करता हो कि हाँ भाई अपनी क्लासरूम में हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे। अब क्वालिटी एजुकेशन किस तरीके से होगी वो आगे आने वाला है। तो एज ए मीनिंग क्या है इफेक्टिव टीचर का, यानी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का क्या मतलब है? एज ए टीचर आपको क्या होना है? इफेक्टिव टीचर हेल्प स्टूडेंट अचीव लर्निंग गोल। एक टीचर वो होगा, इफेक्टिव टीचर वो होगा जो अपने स्टूडेंट के अधिगम के जो उद्देश्य हैं, यानी कि जो गोल है, लर्निंग जो गोल्स हैं उनको क्या बनाए, उनको आपकी अचीव करने में हेल्प करे। जो भी उनकी सहायता कर सकता है अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जो भी अचीव करने के लिए जो कर सकता है टीचर वो करे, तो वही कहलाएगा इफेक्टिव टीचर। साथ ही साथ किस पर फोकस करें? इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक विकास के ऊपर। इमोशनल डेवलपमेंट जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं, भावनात्मक, क्योंकि टीचर को इमोशनली कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मोरल डेवलपमेंट भी अपनी क्लास में करे, यानी कि नैतिक विकास, आपको नैतिक विकास पर भी ध्यान देना होगा। और मोरल डेवलपमेंट कब होगा? जब मोरल वैल्यूज़ आप बच्चों को करके दिखाएंगे। एज अ मोरल इफेक्टिव टीचर के रूप में आप जब उनके लिए रहेंगे तभी आप मोरल वैल्यूज़ सिखा पाएंगे। सब्जेक्ट नॉलेज जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे
पिछले साल क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये दोनों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विषय ज्ञान और संप्रेषण। एज अ टीचर आपको सब्जेक्ट नॉलेज का और कम्युनिकेशंस दोनों के ऊपर खास ख्याल रखना है। यानी कि जो भी टीचर आप बन के जाएंगे उसके सब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि उस विषय वस्तु पर आपको पूर्ण मास्टरी होनी चाहिए, पूर्ण अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको नॉलेज ना हो और आप पढ़ाने के लिए आ गए तो आप टीचर की तरह काम नहीं करेंगे। फिर एक तरीके से आपके पास लर्निंग गैप्स हो जाएगा और बच्चे आपकी बात सुनना बंद कर देंगे, स्टूडेंट आपकी बात सुनना बंद कर देंगे। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट क्लियरली विद एग्जाम्पल्स। इस पॉइंट्स को बहुत ध्यान देंगे। इस पॉइंट को मैं ग्रीन पॉइंट से हाईलाइट करूंगा क्योंकि यही पॉइंट्स पिछले साल पूछा गया था। उदाहरण सहित स्पष्ट व्याख्या करता है। क्या व्याख्या करता है? जो भी कोई कॉन्सेप्ट है आपके, वो अच्छे से डेवलप, उसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्टूडेंट तक पहुंचाएगा विद एग्जांपल्स। जो भी एग्जांपल्स के लिए सूटेबल होंगे, सूटेबल एग्जांपल्स वहाँ कराने होंगे। अच्छा, यूज सिंपल एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। हमें अपनी क्लासरूम में ऐसी सिंपल और अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज को बढ़ावा देना है। सरल और समझने वाली भाषा को इस्तेमाल करना है जो सभी समझ पाए। स्ट्रिक्टली इंग्लिश या स्ट्रिक्टली हिंदी ही अलाउड नहीं करनी, मल्टीलिंगुअलिज्म का क्लासरूम में इस्तेमाल करना है। पर्सनल क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? एक रोल, यानी कि एक क्वालिटी एजुकेटर की, यानी कि क्वालिटी टीचर की क्या पर्सनल व्यक्तिगत गुण क्या होने चाहिए? वेट। किसी ने क्लास में एंट्री ली है तो मैं ज्वाइन करा लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट। तो क्या बात करेंगे कि पेशेंस एंड टॉलरेंस। पर्सनल क्वालिटीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आएगा आपका पेशेंस और टॉलरेंस, धैर्य और सहनशीलता। एक टीचर के रूप में आपके पास पेशेंस हमेशा रहना चाहिए क्योंकि कभी कभी क्या होगा, आपकी क्लास शोर वाली भी होगी, आपकी क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। तो आप एज अ टीचर आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। और ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए पेशेंस, हालांकि सभी के लिए, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन के लिए, प्राइमरी जो एजुकेशन होती है वहाँ पर पेशेंस का सबसे ज़्यादा ख़ास ख्याल रखना है एज अ टीचर को। अगला एम्पैथी टुवर्ड्स लर्नर, जो कि मैंने अभी बता भी दिया इस पॉइंट्स को। सहानुभूति होनी चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड हमें, यानी कि सकारात्मक प्रेरणादायक दृष्टिकोण एक टीचर का होना चाहिए हमेशा। नेगेटिव थॉट या नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे ही सब कुछ आता है। बहुत सारी जगह टीचर भी एक गलत हो सकता है, तो वहाँ पर अगर स्टूडेंट किसी चीज़ को बताए तो उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और उस गलती को सुधार कर फिर आगे बढ़ना चाहिए। टीचर क्या होगा? गुड मॉरल कैरेक्टर का होना चाहिए जिसमें उच्च नैतिक चरित्र होने चाहिए। जब मॉरल कैरेक्टर अच्छे होंगे टीचर्स के तो स्टूडेंट के भी मॉरल कैरेक्टर ऑटोमेटिकली डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज क्या क्या होनी चाहिए, यानी कि एज अ टीचर आपके अंदर क्या क्या प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज आपके अंदर होनी चाहिए, क्या क्या व्यवसायिक, यानी कि टीचर की क्या क्या क्वालिटीज़ आपकी होनी चाहिए। वही आपका यहाँ पे कि सबसे इम्पोर्टेंट कि आपके अंदर क्लासरूम मैनेजमेंट, जो कि एक टॉपिक भी है हमारा, इसको हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। क्लासरूम मैनेजमेंट आपको क्लास में करना है। अब वो क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर हिंट है, लेकिन इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट आने वाली अपकमिंग क्लासेस में। अपनी क्लासेस में आईसीटी का, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे और टीचिंग एड्स का यूज़ करेंगे। अब टीचिंग एड क्या हो सकता है आपका? कोई मैप हो सकता है, अगर आप सोशल साइंस पढ़ा रहे, कोई मैप हो सकता है, कोई फील्ड ट्रिप आप ले आ सकते हैं, वो भी टीचिंग एड का काम करेगा। साथ ही साथ कोई जैसे आप पढ़ाते हैं केमिस्ट्री में पीरियडिक टेबल, तो वो आप दिखा सकते हैं, वो आप लगा सकते हैं। इसी तरीके से और टीचिंग एड आप वीडियो दिखा सकते हैं। ये सारे के सारे टीचिंग ऐड होंगे आईसीटी के रूप में भी। कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर का होगा। आपने देखा होगा कि टीचर को बहुत बार ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। अभी बिहार के टीचर्स को भी, दिल्ली के टीचर्स को भी, यूपी गवर्नमेंट की टीचर्स को भी कुछ सालों में या कुछ टाइम के बाद
हमेशा क्या करना होगा, अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग में भेजा जाता है। टीचर के रूप में आपको हमेशा और हमेशा बाइज्ड होना है और फेयर रहना हमेशा, तभी बच्चे आपकी रेस्पेक्ट भी करेंगे। अगर कोई टीचर अनबाइज्ड, अगर कोई टीचर बाइज्ड है, अगर यहाँ पर अनबाइज्ड टीचर नहीं है, बाइज्ड है, तो आपको टीचर के रूप में कोई रेस्पेक्ट नहीं करेगा। तो टीचर के रूप में आपको अनबाइज्ड होना है, इवैल्यूएशन के तौर पे भी और स्टूडेंट के तौर पे भी। जैसे मान के चलिए 10 स्टूडेंट आपकी क्लास में हैं और 10 स्टूडेंट का आपको टेस्ट चेक करना है, तो आपको ये नहीं चेक करना है कि हाँ कोई ए स्टूडेंट है कि वो तो क्लास में बहुत ज़्यादा शोर मचाता है, बहुत ज़्यादा क्लासरूम मैनेज यानी कि क्लासरूम का डिसिप्लिन ख़राब करता है, तो उसको मैं नंबर कम दूंगा। ऐसा नहीं करना है, अनबाइज रहना है। अगर उसने लिखा है तो आपको डेफिनेटली उसके पॉइंट्स, उसके नंबर आपको देने हैं। साथ ही साथ प्रभावी शिक्षण की और क्या क्या भूमिका होगी, उसमें फैसिलिटेटर का काम करेगा एक टीचर, सुगमकर्ता का काम करेगा, गाइड और काउंसलर का काम करेगा मार्गदर्शन के रूप में, और परामर्शदाता के रूप में काम करेगा। कहीं कभी भी कोई काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रेस हो जाते हैं एग्ज़ाम में। अभी देखा होगा बहुत टाइम से पीएम, हमारे पीएम के द्वारा एक काउंसलिंग की जाती है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो वो क्या है, ताकि स्टूडेंट्स क्या रहें, स्ट्रेस फ्री रहे एग्ज़ाम के स्ट्रेस से, एग्ज़ाम का बिल्कुल स्ट्रेस ना ले और अपनी स्टडी अच्छे से कर पाए। तो ये काउंसलिंग होती है। और स्कूल में काउंसलर की एक जॉब भी होती है जो कि गाइड भी करता है। टीचर के रूप में आपको गाइड भी करना है, मार्गदर्शन भी करना है और आपको काउंसलिंग भी करनी है। रोल मॉडल रहे हमेशा स्टूडेंट के लिए। अब रोल मॉडल कब रहेगा, जब आपके पास सब्जेक्ट की नॉलेज होगी, जब आप अनबाइज्ड होंगे, जब आप स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझेंगे और साथ ही साथ क्या रहेंगे, उनको गाइड करेंगे। तो ये सारी की सारी आपकी चीज़ें। और साथ ही साथ आप इनकरेज करेंगे क्रिएटिविटी को, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देंगे, रचनात्मक और चिंतन क्षमता को आप बढ़ावा देंगे। तो तभी आपकी आप रोल मॉडल के तौर पे स्टूडेंट देखेगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इफेक्टिव स्कूल्स किसे कहते हैं। प्रभावी विद्यालय कौन होता है? प्रभावी विद्यालय यानी कि इफेक्टिव स्कूल वो होता है जो कि क्वालिटी एजुकेशन सभी लर्नर को, चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो, कहीं भी कोई भी स्टेट से क्यों ना हो, कोई भी मज़हब का क्यों ना हो, सभी को बराबर क्वालिटी एजुकेशन सबके लिए बराबर दे। साथ ही साथ बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट करें। होलिस्टिक डेवलपमेंट में ऑल राउंड डेवलपमेंट आता है, फिजिकल, मोरल, इमोशनल और साथ ही साथ आपका एजुकेशनल डेवलपमेंट भी। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके इंक्लूड हो जाएंगे होलिस्टिक डेवलपमेंट में भी। लीडरशिप विज़न क्या क्या हो सकते हैं, आपके क्लियर विज़न हो और मिशन आपका क्लियर हो कि स्कूल के रूप में आपको विज़न आपका ये है और मिशन आपका ये है कि आपको एज अ टीचर, एज अ स्कूल्स आपको स्टूडेंट को क्या बनाना है। जो भी मिशंस तैयार किए जाते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा, एक स्कूल्स के द्वारा, वो आपको हमेशा अपनी क्लासरूम में दिखाने हैं और एज अ टीचर के रूप में उनको स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्टिव लीडरशिप देनी है। लीडरशिप प्रोवाइड कराएंगे जब हम इस टीचर को फ्री विल देंगे कि हाँ भाई अपनी क्लासरूम को आप डेमोक्रेटिक बनाएं। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल अगर आप करेंगे, डेमोक्रेटिक का मतलब यह है कि सभी को, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी सवाल पूछने का, अपने अकॉर्डिंग पढ़ाने का, अपने तरीके से समझाने का, अपने तरीके से टीचिंग ऐड यूज़ करने का अगर जब मौका मिलेगा तो एज अ टीचर आपको पढ़ाने में भी और एज अ लर्नर स्टूडेंट को सीखने में भी काफ़ी हेल्प होगी। तो ये थे कुछ क्वालिटीज़। लर्निंग इन्वायरमेंट्स आपका जो कि मैंने अभी जिक्र किया था, क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड एंड ट्रेन टीचर्स होने चाहिए। बहुत सारे स्कूल्स में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्या हुआ, 12वीं किसी स्टूडेंट ने की और स्कूल में चला गया पढ़ाने के लिए, तो वो क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पर मिल रही है इसकी गारंटी नहीं है। कैसे होने चाहिए, ट्रेन टीचर होने चाहिए जिनके पास डिग्री होल्डर हो, जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो या अनएक्सपीरियंस भी हो, तो वो जानते हो कि हाउ टू नो टीच, कैसे आपको पढ़ाना है, हाउ टू टीच, और क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है ये जानते हो। साथ ही साथ स्टूडेंट सेंटर टीचिंग मेथड अपनाएं कि स्टूडेंट किन किन मेथड से हम उनका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर पाएंगे। तो ऐसी टीचिंग मेथड्स हम अपनी क्लास में अपनाएंगे।
इन्वायरमेंट अपनी क्लास में रखेंगे, समावेशी वातावरण अपनी क्लास में हम रखेंगे हमेशा। रिसोर्स क्या क्या हो सकते हैं? आपने देखा होगा गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़। क्लासरूम में आपके टेबल्स, आपके बेंच, आपके ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड और आपके जो भी लैब्स हैं उनमें मटेरियल्स क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और साथ में आपका पेरेंट इन्वॉल्वमेंट आपका हमेशा रहना चाहिए। जब पेरेंट इन्वॉल्वमेंट टीचर का रहेगा तो एक टीचर के रूप में भी, एक गाइडर के रूप में भी और पेरेंट के रूप में भी स्कूल जो है अच्छा गाइड कर पाएगा। रेगुलर असेसमेंट हो, फीडबैक दे बच्चों को। आपने देखा होगा लगातार बेसिस पर प्राइवेट स्कूल्स में भी, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी पीटीएम होती है। पीटीएम कह लो। पीटीएम का मतलब है पेरेंट्स टीचर मीटिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फीडबैक दिया जाता है। असेसमेंट के रेगुलर जो असेसमेंट होता है उसके बारे में पेरेंट्स को बताया जाता है, उनसे पूछा भी जाता है। को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स होते हैं, लगातार गेम्स होते हैं, बच्चों के गेम्स कराए जाते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स होता है, आपका अलग तरीके के इवेंट्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ड्राइंग कंपटीशन करा लेते हैं स्कूल में, पूरी तरह एक दिन ड्राइंग का रख लेते हैं, पिकनिक होती है, सारे के सारे आपके को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आते हैं। टीचर स्कूल्स में अच्छा रिलेशन होना चाहिए टीचर और विद्यालय में, यानी कि शिक्षक और विद्यालय में आपका जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो इफेक्टिव होना चाहिए। बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? सपोर्ट टीचर परफॉर्मेंस, जो कि मैंने अभी जिक्र किया। हमें टीचर्स को फ्री विल देनी है ताकि स्कूल्स क्या करे, अपने इन्वायरमेंट अपने अकॉर्डिंग उसको पढ़ा सके। बोथ आर एसेंशियल फॉर स्टूडेंट सक्सेस। टीचर्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है और एज अ टीचर के रूप में भी ये इम्पोर्टेंट है। बस आज की क्लास में यही रहेगा और लास्ट में मैं बस पॉइंट्स को कंक्लूड कर देता हूँ। इफ़ेक्टिव टीचर्स वो होगा जो सभी को क्वालिटी एजुकेशन आपके लिए प्रोवाइड करे। प्रभावी शिक्षक विद्यालय गुणवत्ता शिक्षा के स्तंभ है ये, और साथ ही साथ नेशनल डेवलपमेंट में भी अपना योगदान दे। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स थे जो कि आज की मैंने वीडियो में डिस्कस किया आपके लिए। और ये लेक्चर्स यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेगा, जो जिस किसी का भी रह गया हो वो वहाँ से उस चीज़ को देख सकता है। तो अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो अभी मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि नेक्स्ट जो हम करेंगे PYQ को सॉल्व करेंगे कि PYQ क्या क्या पूछे गए थे। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट मेंटर क्या आपने लिखा है? लाइबा सैफी मेंटर पहले बार बताएं, मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आया आपने क्या लिखा है। तो टीचर एज अ मेंटर की तरह ही काम करेगा, नॉट इंस्ट्रक्टर। ये मैंने ऑलरेडी जिक्र कर दिया था। चलिए, अगर किसी का कोई डाउट होगा तो मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारा जामिया का B.Ed 2025 का। हमने ज़्यादा पुराने नहीं, पिछले साल का ही एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को उठाया और वहाँ से क्या क्वेश्चन इन टॉपिक्स के ऊपर बना है उसको मैंने यहाँ आपके लिए रख दिया है। वेट, कोई कमेंट आया है? फर्स्टली हाँ, मैं ये जो नोट्स है मैं आई विल डेफिनेटली शेयर दीज नोट्स इन टेलीग्राम ग्रुप, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे आपके लिए ग्रुप के अंदर भी, पहले फर्स्ट क्लासेस के लिए। जामिया B.Ed के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया? अच्छा, मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ बता दूँ कि जामिया B.Ed का, DLED का, B.Ed स्पेशल का, B.Ed नर्सरी का एंट्रेंस का जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो लगभग पूरी तरह सेम है। कुछ एक दो टॉपिक आगे पीछे हैं तो वो सभी को पढ़ना है, तो ये क्वेश्चन सभी को करने होंगे। तो जामिया का B.Ed 2025 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर में ये 30 क्वेश्चन नंबर 30 ये पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इसेंशियल क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर? एक प्रभावी शिक्षक की सबसे आवश्यक विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन था कम्युनिकेट्स आइडियाज क्लियरली एंड एक्यूरेटली, यानी कि विचारों को स्पष्ट और सटीक रूप से अपने संप्रेषित करना, या यूज मल्टीपल इंस्ट्रक्शनल एड्स इन लेसन्स, पाठों में विविध शिक्षण साधनों का उपयोग करना, या मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एट ऑल टाइम्स, हमेशा कठोर अनुशासन बनाए रखना, या फॉलोज टेक्स्ट बुक विदाउट डेविएशन, पाठ्य पुस्तकों को पालन करना, उससे ना हटना। तो जल्दी से आप
इसका आंसर मुझे बताएं माइक ऑन करके या कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं, ऑप्शन ए बी सी डी में क्या आंसर होने वाला है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, या स्पीक करके भी आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आपकी स्क्रीन पर अभी विजिबल है, बी। चलिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सभी कुछ ना कुछ आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आपको स्क्रीन पर विजिबल है, ए बी सी डी। आप कमेंट में एटलीस्ट लिख सकते हैं कि हाँ भाई ए है, बी है, सी है या डी है। ए है, साइमन ने बताया ए है। चलिए, और वेट कर रहा हूँ। ए आप स्पीक करके भी बता सकते हैं। तो ये बी ए 4 कमेंट्स अभी तक मेरे पास आए हैं। सर ए। चलिए, मैं सीधा एक्सप्लेनेशन पे और जी बताइए। ए। मैं सीधा आंसर पर आऊँगा, और मैंने इसका जिक्र किया भी था और मैंने उस पॉइंट्स को हाईलाइट किया भी था कि एक मोस्ट इसेंशियल क्वालिटी टीचर की क्या होगी, इफेक्टिव टीचर की क्या होगी, कि वो अपने आइडियाज़ को, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाए। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। और मैं स्क्रीन पर आपको दिखा भी दूं जहां पर मैंने इस पॉइंट्स को हाईलाइट किया था आपके लिए, और मैंने ये कहा भी था कि ये आपके लिए आएगा भी, क्योंकि जामिया ने जो क्वेश्चन पूछा था उसको मैंने इंक्लूड किया था अपने स्लाइड के अंदर। आपको यहाँ पर मैं एक बारी दिखा भी दूं कि जब मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया था आपके लिए, तो मैंने आपको यहाँ बता दिया था कि वेट, आई थिंक कहीं मिस हो रहा है। कहाँ था? चलिए, आप देख लीजिएगा, ये रहा। इस पॉइंट्स को मैंने ग्रीन लाइन से हाईलाइट किया था कि सब्जेक्ट नॉलेज की ये नंबर 1 रहेगा, और ये 1 और 2, अगर ऑप्शन में ये है मास्टरी ओवर कंटेंट सब्जेक्ट, ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ कि एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट क्लियरली विद एग्जांपल्स, तो ये इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 36, जो कि जामिया के बीएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। विच डिस्क्राइब्स एन आइडियल टीचर्स रोल। आदर्श शिक्षक की भूमिका को कौन सा विकल्प सबसे अच्छा दर्शाता है? ऑप्शन आपके सामने, पार्टनर्स विद स्टूडेंट टू एक्सप्लोर नॉलेज एंड आइडियाज, डिलीवर कंटेंट बट कीप डिस्टेंस, मेंटेन डिस्टेंस टू इंश्योर स्टूडेंट लिसन, या ट्रांसफर नॉलेज एज ऑल नोइंग एक्सपर्ट। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। मैं अभी भी आपका आंसर का वेट कर रहा हूँ। आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, हिंदी में जो स्टूडेंट कंफर्टेबल है वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश में जो कंफर्टेबल है इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ए बी सी डी, मैं स्टिल आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। ए बी सी डी आपके स्क्रीन पर विजिबल है, और अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट ये आंसर कर रहे हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन जब क्लासरूम में रहेगा ना, तो क्लासरूम बहुत इंटरेक्टिव बनेगी। तो फ़िलहाल तो अभी आप फर्स्ट क्लास में हैं, तो नेक्स्ट क्लासेस में जो अपकमिंग क्लासेस में होगा, मैं चाहूँगा कि आप एक्टिव पार्टिसिपेट आप क्लासरूम में करें। आइडियल टीचर का क्या रोल होगा? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पार्टनर विद स्टूडेंट टू एक्सप्लोर नॉलेज एंड आइडियाज़। एक शिक्षक की आदर्श भूमिका कौन सा सबसे अच्छा विकल्प? देखो, यहाँ पर डिलीवर कंटेंट कीप डिस्टेंस, ये तो गलत है कि भाई क्या है, अपना जो भी कंटेंट है आप डिलीवर कर दो और स्टूडेंट से बिल्कुल दूर हो जाओ, ये तो गलत है बिल्कुल। मेंटेन डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस आ गया, ये भी गलत है। ट्रांसफर नॉलेज एज ऑल नोइंग एक्सपर्ट, तो ये मैंने ऑलरेडी जिक्र कर ही दिया था। आपको इंस्ट्रक्टर, ये वही वाला पॉइंट है कि आपको इंस्ट्रक्टर की तरह काम नहीं करना है। इंस्ट्रक्टर की तरह काम नहीं करना, कैसा काम करना है? मेंटर की तरह काम करना है। ये वही वाला पॉइंट है कि भाई आप एक्सपर्ट की तरह काम करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के साथ मिलकर ज्ञान और विचारों की खोज करेंगे हम। तो ये जामिया के 2 क्वेश्चन थे जो कि पूछे गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका जामिया डीएलएड PYQ से है आपका, जो कि आप देख पाएंगे इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर पूछा था। पहला क्वेश्चन तो ये है, हालांकि ये इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन मैं इसको फिर भी ले लेता हूँ। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज में सुधार लाना, छात्रों की आत्म अनुशासित करना, या छात्रों का अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करना, या छात्रों को आज्ञाकारी बनाना। इसका जिक्र मैंने अभी क्लासरूम में किया भी है।
अभी आज की क्लास में किया भी है। इसका राइट ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, मैं क्लास को ज़्यादा डिले ना करते हुए राइट ऑप्शन बता दूं। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि छात्रों का अंतर्निहित क्षमता का विकास करने का मतलब यह है चाइल्ड का होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो कि क्लासरूम में आज आया भी है कि हमें चाइल्ड का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है। तो ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। अब ये देखिए वही क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वेट 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 क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक श्रेष्ठ शिक्षक वे होता है जो, तो श्रेष्ठ शिक्षक कौन होता है, यानी कि इफेक्टिव क्वालिटी टीचर कौन होता है? अपने विषय का विशेषज्ञ हो, छात्रों में लोकप्रिय यानी कि पॉपुलर हो, या सभी में मिलनसार हो, या अपने स्कूल समय से विद्यालय आता हो, यानी कि स्कूल जो आता हो वो टाइमली आता हो, टाइमली जाता हो, टाइमली आता हो। क्या इसका राइट ऑप्शन होने वाला है आपके अकॉर्डिंग? ए बी सी डी। ये आज की क्लास से ही है, ये आज की क्लास से ही है। चलिए ए ऑप्शन आ रहा है, ए काफ़ी सारों का ए आ चुका है। बिल्कुल इसका जो राइट ऑप्शन होगा, आपने बिल्कुल सही बताया कि क्या होगा, अपने विशेषज्ञ का विशेषज्ञ हो, यानी कि मास्टरी ओवर सब्जेक्ट। अभी जो टॉपिक मैंने पढ़ा, मैंने नंबर 1 पॉइंट और नंबर 2 पॉइंट जो बताया वो वहीं से था कि अपने सब्जेक्ट में मास्टरी उसको अच्छे से आती हो। तो सेकंड का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी से रिलेटेड है। कक्षा में शिक्षक के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या चुनौती है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना है, छात्रों में समय से गृह कार्य करवाना है, या छात्रों का मूल्यांकन करना है यानी कि इवैल्यूएशन करना है, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना है, यानी कि आपका जो लर्निंग प्रोसेस है उसको क्या करना है, आनंददायक बनाना है। आनंददायक का मतलब है आपका इफेक्टिव बनाना है, या ऐसा बनाना है जिसमें सभी पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, आप जल्दी से कमेंट करें इसका भी। ये सारे के सारे PYQ 2025 में ही पूछे गए हैं आपके, ये DLED के जिक्र कर रहे हैं। सर डी ऑप्शन आ रहा है, और इसका राइट ऑप्शन बिल्कुल यही होगा कि एज अ टीचर सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चुनौती यही है कि आपको अपनी क्लासरूम को आनंददायक बनाना, आपकी लर्निंग प्रोसेस को आपको आनंददायक बनाना, ताकि सभी पार्टिसिपेट कर पाएँ। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी इससे रिलेटेड था। आप एक शिक्षक इसलिए बनना चाहते हैं क्यों बनना चाहते हैं? हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। शिक्षण आपके परिवार का पेशा है भाई, आपके पेरेंट्स भी शिक्षक है, आपके भाई भी टीचर है, इसलिए आप बनना चाहते हैं। या शिक्षक सम्मान ज़्यादा मिलता है, शिक्षक को सम्मान ज़्यादा मिलता है, या शिक्षण में आपकी रुचि है, या जो आपकी टीचिंग है उसमें नौकरी पाना आसान है। तो क्या आसान है? आपकी रुचि है। लेकिन मोस्टली तो आजकल ये देखा जा रहा है कि भाई ज़्यादा मतलब नौकरी आसानी से मिल रही है इसलिए करना चाहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षण में यानी कि टीचिंग में आपकी रुचि है, आपकी दिलचस्पी है, इसलिए आप टीचर बनना भी चाहते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, एक शिक्षक का चयन किस आधार पर होना चाहिए? मतलब टीचर को किस तरह अपॉइंट करना चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए टीचर में कि हम उसको अपने स्कूल में या उसको स्कूल में पढ़ाने के लिए रखना चाहिए? ज्ञान और व्यक्तित्व के आधार पर, यानी कि नॉलेज और उसकी पर्सनैलिटी के आधार पर, या ज्ञान और संप्रेषण के आधार पर, यानी कि उसकी नॉलेज तो है ही, साथ में उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स के आधार पर, परीक्षा प्राप्तता को और व्यक्तित्व के आधार पर, यानी कि जो भी टेस्ट देकर आएगा वो, और उसके पर्सनैलिटी के आधार पर, या ओनली व्यवहार और संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन के आधार पर। तो इसका राइट ऑप्शन जल्दी से बताएं, मुझे लगता है इसमें शायद आप गड़बड़ी कर पाएंगे। ABCD 10 में ABCD क्या राइट ऑप्शन होगा? बी, और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बी ही लिखा है। बिल्कुल इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये मैंने क्लासरूम में आज जिक्र कर भी दिया कि एक नॉलेज तो होनी ही चाहिए,
साथ ही साथ कम्युनिकेट आइडियाज़ क्लियरली, कि आइडियाज़ को क्लियरली, और ये ऊपर आ भी चुका और दोबारा से पूछ भी लिया है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का दोस्तों, एक अध्यापक के तौर पर आप औसत से नीचे छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? औसत के छात्र मतलब एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं, उससे भी अगर बिलो स्टूडेंट आपके लिए आ गए तो आप कैसा व्यवहार करेंगे अपनी क्लास में? उन्हें अपने निजी ट्यूशन में प्रेरित करेंगे, भाई मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ, मेरे अच्छा सर। मेरे ट्यूशन में आओ, या उनको कक्षा में अलग बिठाएंगे? अच्छा जी। चलिए, ऑप्शन सी, उनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण करेंगे, या उनकी अगली कक्षा में यानी कि उनको प्रमोट नहीं करेंगे अगली क्लास में, जैसे छठी क्लास में तो सातवीं क्लास में नहीं भेजेंगे। तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सी सी सी। बीएड रेगुलर के फॉर्म आ गए हैं, आप फिल अप कर सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा आपको। चलिए, आपने बिल्कुल सभी के सभी राइट ऑप्शन बताएं। इसका राइट ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि हम उनकी जो आवश्यकता है, जो उनकी नीड है, उसको ध्यान में रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी क्लासरूम को बनाएंगे। तो ये थी आज की क्लास दोस्तों। अगर कोई डाउट आता है आपको तो अभी पूछ सकते हैं। और जाने से पहले फिर मैं आपको जिक्र कर दूं लास्ट, कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो हमारा डेडिकेटेड ये बैच है, इसमें टोटली ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए चलेंगी। बीएड और डीएलएड की जो फ़ीस है वो आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, यानी कि 999। और अगर आप बीएड स्पेशल और बीएड नर्सरी के लिए ऑप्ट करेंगे तो उसके लिए आपकी फ़ीस रहने वाली है 20% डिस्काउंट के साथ 799 रुपीज़। अगर आप तीनों चारों एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर होना चाहते हैं, या सब में फॉर्म फिलअप या 2-3 के अंदर फॉर्म फिलअप करेंगे, तो आपको कोई एक कोर्स को परचेज़ करना है, जिसमें आप देख पाएंगे एक्सपीरियंस फैकल्टी है, 5 दिन या 6 दिन क्लासेस आपकी रहेंगी, सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे, फैकल्टीज़ के बारे में आप ऑलरेडी जान गए होंगे, और साथ ही साथ दोस्तों लिमिटेड सीट्स आपके लिए रखी गई है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप ऑलरेडी हमसे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, अदरवाइज़ अगर आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर क्लासेस की टाइमिंग क्या होगी?